How are you? Hope you will be fine. और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने कहा, मिडाइवल इंडिया का अब एक सीक्वेंस पॉइंट आपके सामने में आ गया है, जो सीक्वेंसली चलेगी, पैरेलल ना हो करके, ठीक है, वर्टिकल या ग्रेजुअल ऑर्डर में चलेगा। और जैसा मैंने कहा, कल हमारा टॉपिक जो था वही टॉपिक कंटिन्यू होगा, इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री। और इसमें हम आएंगे टॉपिक में टर्क्स मुस्लिम अटैक्स ऑन इंडिया। इसका एक टॉपिक जो था, 3 टॉपिक में अटैक्स ऑन सिंध, सिंध पे अटैक का मैंने किया था, तो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जरा अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले समझिए, जस्ट 2 minutes रिपीटिंग ऑफ लास्ट क्लास, लास्ट टॉपिक। 712 एडी में सिंध का शासक दाहिर था, और दाहिर जो था वह कहीं से भी उपयुक्त शासक नजर नहीं आ रहा था। और सारी कहानी बताया, राजधानी अलौर थी। अलौर की पहचान आज रोहेरा नाम के जगह से होती है। और उस पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जो एक स्वतंत्र शासक ना हो करके इराक के मुस्लिम प्रांत का गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति था। वह 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम ना सिर्फ सेनापति है वो अल हज्जाज का, बल्कि उसका भतीजा और दामाद भी है। तो 712 में सिंध पर आक्रमण हुआ और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा भी किया। ध्यान रखना है, ये भारत पर तुर्क मुसलमानों का जो है, ठीक है, आक्रमण ना मानते हुए फिर भी इसे ये माना जाता है कि भारत पर पहला अरब मुसलमानों का सफल आक्रमण। अगर तुर्क मुसलमानों का भी लिख दे सफल आक्रमण तो भी यही होगा। तो क्या इस 712 के प्रथम सफल आक्रमण से पहले भी आक्रमण हो रहे थे? हो रहे थे। 4 आक्रमण हुए थे। 636 में बंबई जो आज है, वहां पर एक जगह है थाने, बहुत फेमस है थाने। तो थाना समंदर का किनारा ही है। तो समुद्री मार्ग से अरब के लुटेरों नहीं कहेंगे, अरब की सेना ने जो है भारत के इस क्षेत्र पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन यह आक्रमण नहीं सफल हुआ। याद रखिएगा, कसाब भी ऐसा ही एक कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि 636 में अरब के मुसलमानों ने आज के मुंबई के थाने के पास आक्रमण किया, पर अपने मंसूबे में नाकामयाब रहा। तो क्या अरबों का ये पहला आक्रमण था? हाँ। सिंध पर आक्रमण चौथा था, पर ये कभी नहीं पूछेगा चौथा, पर पहला पूछता है। और ये पूछता है सफल पहला कौन। ध्यान रखेंगे, 636 एडी अरब मुसलमानों का भारत पर प्रथम आक्रमण, जो असफल रहा। सात सौ 12 सिंध विजय, प्रथम सफल आक्रमण माना गया है। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको कोई नहीं रोक सकता। कुल मिला के कॉन्सेप्ट, अरब मुसलमानों का या तुर्क मुसलमानों का भारत पर पहला आक्रमण समुद्री मार्ग से थाने मुंबई के पास हुआ 636 में, जो असफल रहा। दूसरा क्वेश्चन, भारत पर तुर्क मुसलमान या अरब मुसलमानों का पहला सफल आक्रमण 712 सिंध रहा। ठीक है, अब इसे मिटा दीजिए, अब इसका काम खत्म। तो याद रखिएगा,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे महमूद गजनवी के ऊपर, सारी बातें उसी पर होंगी। ओके, अब हमारा जो फोकस है वो ये है। सब टॉपिक है उत्तर भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण, यानी अटैक्स ऑफ महमूद गजनवी ऑन नॉर्थ इंडिया। बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पूरे 5 से 8 से 10 मिनट हम स्टोरी बयान करेंगे, तब जाकर हम लिख देंगे। गौर से सुनिए, भारत के नक्शे को आराम से लीजिए, नॉर्थ इंडिया के नक्शे को दिमाग में लिखिए और नॉर्थ वेस्ट पार्ट को फोकस्ड कर लीजिए। और फोकस्ड करिए तो पाकिस्तान को भारत का हिस्सा मानते हुए फोकस करिए। पाकिस्तान के सिंध को, पंजाब को, बलूचिस्तान को, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट सबको दिमाग में रख लीजिए। और अफगानिस्तान के टचिंग पार्ट तक, ईरान के टचिंग पार्ट तक, पाकिस्तान पूरा हो गया ना, ये दिमाग में रखिए, ये भारत है। अब ध्यान से सुनिए, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, इस्लाम का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ इस धर्म का, 200 वर्षों में इस्लाम ने तलवार के दम पर और बगदाद के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बंदरगाह के व्यापार में मध्यम का काम करना, मीडिएटर का, कंसल्टेंट का, और इस तरह से इतने रेवेन्यूज कलेक्शन हुए। भूमध्य सागर के पूर्वी तटों, भूमध्य सागर के दक्षिण तटों को अपने कब्जे में लेते हुए इतना रेवेन्यू इकट्ठा किया, और इतने नए जांबाज, नए धर्म उद्धारक थे कि उन्होंने 200 वर्षों में 3 महाद्वीप पर अपने तलवार के दम पर, अपने हिंसा के दम पर और अपने रेवेन्यू के दम पर सत्ता हासिल की, अपनी व्यवस्था कायम की। और ये प्रसार आज भी चल रहा है, चाहे छोटा हो या बड़ा। आज भी लगभग 44 कंट्रीज प्लस मुस्लिम कंट्रीज हैं, और दुनिया में मुस्लिम्स भी लगभग आप देखें तो 1.5 अरब से ज़्यादा, 2 अरब प्लस होंगे। तो ये बात है, ध्यान में रखना है। मिस्र में खलीफा यानी इस्लाम धर्म का प्रधान बैठता था मिस्र में, बहुत बाद में तुर्की में आया, तो पहले मिस्र में, अफ्रीका में बैठता था। और जैसे जैसे उसका राज भूमध्य सागर को लांघ करके स्पेन, पुर्तगाल, ठीक है, स्पेन, पुर्तगाल, इसके अलावे देखते हैं कि यूनान के पास, सर्बिया, काला सागर के पास, कैस्पियन सी के पास, वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न अफ्रीका, ठीक है, इन सब पर पहुंचा और धीरे 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 भारत के सीमा पर पहुंच गया। युद्ध लाजमी होगा, युद्ध होगा, नेचर है। याद रखिएगा, ये अरब वालों के पास इतने पैसे कहां से आए थे? तो 2000 वर्षों से ये दक्षिण पूर्व एशिया ही नहीं, पूर्वी एशिया जो चीन है, तो पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सब का जो व्यापार होता था अफ्रीका के साथ, वेस्टर्न एशिया के साथ और साउथ ईस्ट यूरोप और पूरे यूरोप के साथ जो व्यापार होता था, इटली के साथ, बेजेंटाइन एम्पायर के साथ, इन व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका, मीडिएटर की भूमिका कोई निभाता था तो वो अरब प्रदेश के लोग,
अरब प्रदेश का अर्थ है जहां पर अरबी भाषा बोली जाती थी और बोली जाती है, अर्थात उत्तरी अफ्रीका, होल वेस्टर्न एशिया, ये अरब प्रदेश हुआ। यहीं पर समय के साथ इस्लाम का डेवलपमेंट हुआ। तो ये इस्लाम है। पहले वो सिर्फ अरब के रूप में जाने गए, इस्लाम तो बहुत बाद में आया, 1500 साल पहले आया। तो ये ध्यान रखना। तो ये उनका रीजन था, रेवेन्यू अच्छा था और वो बीच में थे, इससे रेवेन्यू अच्छा फायदा उठाए, नो डाउट, याद रखिए। और उनके पास दमिश्क की तलवारें होती थी बनी हुई, कहने का मतलब, जिससे सिकंदर भी लड़ता था और इस्लाम के रन बाकुरे भी लड़ा करते थे, कहने का मतलब ये है। तो खलीफा का राज जैसे जैसे बढ़ता चला गया, तो अब खलीफा जो है अपने दूर दराज के राज्य में अपना प्रतिनिधि गवर्नर अपॉइंट करना शुरू किया और गवर्नर उस क्षेत्र को फैलाता था, खलीफा को नजराना भेजता था और अपने खर्चे पूरा निकालता था और इस तरह से अपने क्षेत्र को बढ़ाता चला गया। उसकी नज़र हमेशा से उपजाऊ भूमि पर, व्यापारिक केंद्रों पर, धन पर रहा। ठीक है, तो ऐसे पोर्ट सिटी सब पर नजर रहा और इसी नजर को कायम करते हुए आगे तक बढ़ते रहे। अब समय आ गया आपके पास कहां, तो देखिए अफगानिस्तान का क्षेत्र। अफगानिस्तान जो है, ध्यान में रखिएगा, वहां पर गजनी नाम का एक कस्बा है आज, जो कभी शहर हुआ करता था। वहीं पर जो है आपका एक जगह है गोर। गोर से मोहम्मद गौरी आएगा और महमूद गजनवी गजनी से आएगा। तो गजनी और गोर दोनों अफगानिस्तान में है। झांसरी माली तो नहीं, A.L. श्रीवास्तव, हरिश्चंद्र वर्मा, J.L. मेहता, इन सब की किताब में नक्शा मिलेगा और वैसे भी गूगल पे जाइए, सब कुछ अवेलेबल है। तो गजनी और गोर वहीं पे था। ध्यान दें, गजनी क्षेत्र का एक शासक हुआ जिसका नाम था अल्पतगीन। क्या नाम था? अल्पतगीन। तो मैंने कहा गजनी क्षेत्र का एक शासक था, जिसका मुस्लिम शासक, जिसका नाम था अल्पतगीन। अल्पतगीन का एक गुलाम था शुबक्तगीन। शुबक्तगीन गुलाम ही नहीं था, वो अल्पतगीन का दामाद भी था। दामाद भी था। अल्पतगीन के मृत्यु होने पर देखते हैं कि शुबक्तगीन गद्दी पर बैठा और वो गद्दी का संचालन किया। याद रखिएगा, गद्दी का संचालन किया। गद्दी पर वो कब बैठा, सवाल ये। तो याद रखिएगा, गद्दी पर बैठता है ये 977 में, 977 एडी में गजनी की गद्दी पर शुबक्तगीन बैठा। शुबक्तगीन जो है, उसके बाद देखते हैं एक इस्माइल आया बीच में, पर वो कट के साफ हो गया और उसकी जगह पर शुबक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी गद्दी पर आया। तो इस महमूद गजनवी का ही कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो महमूद गजनवी आया, याद रखिए, अल्पतगीन उसका दामाद गुलाम जो था शुबक्तगीन 977 में गजनी की गद्दी पर बैठा और शुबक्तगीन का बेटा जो है आगे चल करके हम देखते हैं गद्दी पर आएगा आगे चल करके, और वो कौन होगा? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी जो है अब गद्दी पर आएगा और कहानी उसकी होगी। तो पूछेगा महमूद गजनवी किस डायनेस्टी से बिलोंग करता? जवाब होगा यामनी डायनेस्टी। महमूद गजनवी का पिता कौन था? सवाल पूछा जा चुका है, सुबक्तगीन था। महमूद गजनवी कहां का शासक था? गजनी का था, अफगानिस्तान। महमूद गजनवी की राजधानी कहां थी? गजनी, अफगानिस्तान थी। समझ में आया? ये परिचय हुआ। महमूद गजनवी 1 नवंबर, हरियाणा दिवस, फाउंडेशन डे 1966, 1 नवंबर 971 को पैदा हुआ। कब? 971 को, 1 नवंबर को महमूद गजनवी की पैदाइश है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए, ये जो सुबक्तगीन है उसका पिता, वो ऑलरेडी हमारे पंजाब, जम्मू कश्मीर सब एक ही होता था, तो कह सकते हैं कि पंजाब के सरहिंद के राजा, हिंदू शाही वंश का जयपाल से शुबक्तगीन भी लड़ा और कई बार पराजित हुआ। इतना ही नहीं, महमूद गजनवी भी लड़ेगा, डिफीट होगा, पर जब गजनवी जिस बार हार जाएगा तो इतिहास लिख दिया जाएगा।
समझ में आई बात? ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए, हमारा टाइटल है महमूद गजनवी, इसको हम ध्यान से दें, ठीक है? तो उत्तर भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण और ये शख्स के बारे में सारी बात होगी। महमूद गजनवी, जिसका समय देखते हैं 1 नवंबर 971 एडी, बर्थ 1030 एडी, डेथ। टैक्स ऑन इंडिया टोटल 17 ड्यूरिंग 1001 एडी टू 1027, ठीक है? मैंने ये लिख दिया है। महमूद गजनवी 1 नवंबर 971 को पैदा हुआ था, 1030 एडी डेथ हो गया था और इस तरह से 59 ईयर्स जिंदा रहा। महमूद गजनवी अटैक्स ऑन इंडिया टोटल 17 टाइम्स, 17 बार अटैक किया ड्यूरिंग 1001 में पहला और 1027 में आखिरी। चलिए, सारी कहानी अब महमूद गजनवी पे हम फोकस करते हैं। महमूद गजनवी गजनी प्रदेश का शासक अफगानिस्तान का था। पिता का नाम सुबक्तगीन था और यामनी वंश से रिलेट करता था। सुबक्तगीन के बाद जब ये गद्दी पर बैठा तो अपने पिता की तरह ही राज्य प्रसार में लगा रहा। और याद रहे, महमूद गजनवी पूरे इस्लामी दुनिया का अपने समय का पहला ऐसा शासक था जिसको खलीफा ने सुल्तान की उपाधि दी थी, अर्थात एक स्वतंत्र शासक माना था कि आप अपने राज्य में फ्रीली एडमिनिस्ट्रेट करिए, रूल रेगुलेशन करिए, लेकिन इस्लाम के कानून के मुताबिक करिए और बस नजराना भेंट खलीफा को भेजते रहिए। तो पूरे इस्लामिक जगत का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान प्रथम स्वतंत्र शासक कौन? महमूद गजनवी। पहला शासक मुसलमानों में जिसने सुल्तान की उपाधि ली, महमूद गजनवी, सुल्तान। ये ध्यान में रखना। अब आइए, महमूद गजनवी का दरबार जरा देखते हैं। महमूद गजनवी के दरबार में उतबी नाम का कवि है, उतबी नाम का कवि है। दूसरा याहिया खान है, जिसने जो है बहुत सारी किताबें लिखी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुतुबी है, ठीक है, याहिया खान है, लेकिन बैहाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बैहाकी, वो भी उसके दरबार में कवि था। तो बैहाकी है, उतबी है, और जो सबसे महत्वपूर्ण उसका राज कवि भी था और दरबारी इतिहासकार, जो फारसी भाषा का विद्वान, नाम फिरदौशी, जिसने महमूद गजनवी का विजय वर्णन का इतिहास लिखा महमूद गजनवी के कहने पर, और उस ग्रंथ का नाम रखा शाहनामा। नामा मतलब कारनामा और शाह मतलब शासक। अफगानिस्तान में सुल्तान को, शासक को शाह कहा जाता था आज से 40 साल पहले तक। आखिरी जो शाह थे जहीर शाह, जो 1989 के आसपास उनको छोड़ना पड़ा और अमेरिका में सेटल डाउन हो गए। याद रखिएगा। तो याद रखना है, महमूद गजनवी के दरबार में उतबी नाम का कवि रहता था, बैहाकी नाम का कवि रहता था इतिहासकार, और जो सबसे बड़ा स्कॉलर था वो था फिरदौशी, फारसी भाषा का लेखक, साहित्यकार, इतिहासकार, और जिसने काव्य शैली में अपने महमूद गजनवी का इतिहास शाहनामा के नाम से फारसी भाषा में लिखा। हॉट क्वेश्चन। दरबार का कहानी खत्म। अब आइए, समय के साथ देखते हैं महमूद गजनवी, ध्यान देना है, महमूद गजनवी को तुर्की की सीमा पर उसे
एक व्यक्ति विशेष से मुलाकात हुई। वह व्यक्ति कोई और नहीं, अल बरूनी था। अब अल बरूनी के बारे में समझिए। अल बरूनी आज के एशिया के, सेंट्रल एशिया के उज्बेकिस्तान नाम के देश के, ठीक है, शमरकंद नाम के जगह पर रहने वाला व्यक्ति था। वह गणितज्ञ, मैथमेटिशियन था। वह खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमी का भी ज्ञान था। वह भूगोल वेत्ता था यानी ज्योग्राफिस्ट था। तो खास करके आपको रखना होगा भूगोल वेत्ता, ज्योग्राफिस्ट था। और अरबी भाषा का विद्वान, स्कॉलर एट अरबिक लैंग्वेज। वार्तालाप में प्रसन्न हुआ और गजनबी ने कहा कि आप मेरे साथ रहिए, मेरे दरबार को ज्वाइन करिए, और मैं जहां जहां जाता हूं युद्ध लड़ने, आप उसकी विस्तृत जानकारी ज्योग्राफिकली आप हमें दीजिए, ताकि हम अपने सेना की तैयारी उसी ऋतु में उसी हिसाब से करें। तो अल बरूनी ने गजनबी की सेना को नहीं, गजनबी को ज्वाइन कर लिया, उसके राज्य में आ गया। अल बरूनी, अल बरूनी कौन था? भूगोलवेत्ता, अरबी भाषा का विद्वान, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और शमरकंद उज्बेकिस्तान का रहने वाला, सेंट्रल एशिया। महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया तो अल बरूनी इसके साथ भारत आया। भारत आकर ये तो अपना युद्ध करता रहा, और अल बरूनी वाराणसी भी आया। वाराणसी में वो आकर के यहां के पंडितों के साथ वार्तालाप भी किया और संस्कृत भाषा भी सीखी। तो अल बरूनी ने संस्कृत सीखी वाराणसी के पंडितों से, और उन पंडितों से जो कुछ भी भारत के विषय में जानकारी हासिल की, उसको आधार बनाकर भारत के ऊपर एक पुस्तक लिखी अरबी भाषा में, नॉट इन संस्कृत, अरबी भाषा में। पॉइंट क्लियर? अब आइए, अब ये बुक का नाम रखा किताब उल हिंद, हिंद की कहानी, हिंद के ऊपर एक पुस्तक, तो किताब उल हिंद। इसी किताब की दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या? तहकीकात ए हिंद। तहकीकात का मतलब होता है खोज खबर करना, इंस्पेक्ट करना, निरीक्षण करना, पता लगाना, जानना। तो तहकीकात ए हिंद या किताब उल हिंद एक ही है, याद रखिए। अगर उसको हिंदी में लिख के देगा तो क्या बोलेगा? हिंद की खोज, भारत की खोज। क्या देगा? भारत की खोज, तहकीकात ए हिंद का। जबकि जवाहरलाल नेहरू 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जब जेल में बंद हुए, आज के महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित सेंट्रल जेल में बंद हुए, तो उन्होंने एक किताब लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में लिखा जाता है भारत एक खोज। भारत की खोज नहीं, भारत एक खोज। फर्क याद रखिएगा। तो ये अल बरूनी, अल बरूनी भूगोलवेत्ता है। कहां से आया, किसके साथ आया, और भारत में कहां आया, किससे संस्कृत सीखा, भारत के ऊपर कौन सी किताब लिखी। उस किताब को 3 नाम से जाने जाएंगे, तहकीकात ए हिंद, किताब उल हिंद, भारत की खोज। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखी। तो ये अल बरूनी का चैप्टर फिनिश्ड हो गया। अल बरूनी को अबू रेहान भी कहा गया है। अल बरूनी को अबू रेहान भी कहा गया है। तो अल बरूनी क्लियर, गजनबी के दरबार की बात क्लियर। अब भारत की तरफ जो आएगा उसके संदर्भ में बात कर लेते हैं। आइए, महमूद गजनवी एक बड़ा साम्राज्य सिकंदर की तरह ही स्थापित करना चाहता था, सिकंदर की तरह ही स्थापित करना चाहता था, और इस ख्याल से वो एक बड़ी सेना कायम करना चाहता था, ताकि पूरे मध्य एशिया को, वेस्टर्न एशिया को, भूमध्य सागर तक जीत हासिल करे। इस जीत के ख्याल से
उसको एक बड़ी सेना की जरूरत थी और उस सेना के लिए धन की जरूरत थी, बिल्कुल वैसे जैसे शेरशाह सूरी के लिए। तो इसने धन के तौर पर भारत की तरफ नजर डाला कि भारत जो है पड़ोस में धन संपदा से भरपूर है। यहां के मंदिर भी उस वक्त पद्मनाभन स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, बहुत मंदिर हैं भारत में, सिद्धि विनायक मंदिर, साईं राम, शिरडी साईं राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, ऐसे बड़े बड़े मंदिर करोड़ों अरबों के धन संपदा के मालिक थे। सोने चांदी आज भी हम कितना चढ़ाते हैं, कहानी क्या बताएं आपको। और फिर कितने सारे पैसे, धन दौलत, सब कुछ। वो मंदिर मंदिर ही नहीं, पूरी एक एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करता था, इंटरेस्ट का कारोबार करता था, व्यापार वाणिज्य में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता था। तो मंदिर खजाना था। आज भी पद्मनाभन स्वामी, तिरुपति बालाजी, सिद्धि विनायक साईं बाबा और ढेर ऐसे भारत में खजाना था। तो यहां पर आक्रमण करके अच्छा खासा धन प्राप्त कर सकता था। तो उसकी नजर में है मंदिर, और मंदिर से जुड़ा है हिंदू। समझ में आई बात? हिंदू। अब इसको नष्ट करने के लिए, छीनने के लिए, क्योंकि भगवान ही सोने के, चांदी के, अष्ट धातु के बने हैं, उनकी आंखें ही हीरे की बनी है, खराव भी पहने तो चांदी के, सोने के। तो लाखों करोड़ों अरबों का कारोबार है, समझाए। और कैश जो है वो तो है ही, और आवाम को जो लूटेंगे वो तो है ही। तो काफी धन, करे क्या? तो देखिए गजनवी ने चाल चली। गजनवी ने कहा, अपने आप को एक टाइटल लिया, यामनी दौला। ये गजनवी का टाइटल है, यानी यामनी वंश का संरक्षक, कन्वेनर, यामनी वंश का। एक तो यामनी वंश, यामनी दौला टाइटल। दूसरा टाइटल रखा, टाइटल मिला सुल्तान, तो हो गए। तीसरा टाइटल जो है उसका संदर्भ, उस पर देखिए, वो है उसका बुत शिकन। फारसी जबान में बुत शिकन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, बुत मतलब स्टैचू, मूर्ति, शिकन मतलब टूटना, टूटन, ब्रेक, बुत शिकन। इंग्लिश में आइडॉल ब्रेकर, हिंदी में मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो ये मूर्ति जो तोड़ेगा तो सोना चांदी है ना, हीरे जवाहरात है ना। और मूर्ति पूजा कौन कर रहा है भारत में उस जमाने में? बौद्ध धर्म भी कर रहा है, जैन धर्म भी कर रहा है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म तो कर ही रहा है। सिख धर्म का उद्भव हुआ नहीं था, तो हम उसके निशाने पर थे। और इस्लाम की अधिकांश या कुछ लोगों की व्याख्या के अनुसार जो मूर्ति की पूजा करते हैं वो कहलाते हैं काफिर, वो कहलाते हैं काफिर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। जो कुरान के हिसाब से चलते हैं, अहले किताब, किताब के हिसाब से चलते हैं, तो हम लोग काफिर थे। तो हम लोग के लिए वो शब्द क्या थे ना, काफिर। और हम लोगों ने इन इस्लाम के लिए कौन सा शब्द संस्कृत की भाषा में रखा है? मलेक्ष, मलेक्ष रखा गया है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, उसके नजर में हम क्या थे? काफिर थे। और इस्लाम के लोगों को पट्टी पढ़ाया कि मैं इस्लाम का प्रचार करूंगा, प्रसार करूंगा, इसको फैलाऊंगा, और मैं काफिरों का वध करूंगा, मूर्तियों को तोड़ूंगा, मैं जिहाद करूंगा, धर्म युद्ध करूंगा, धर्म के प्रचार प्रसार का काम करूंगा। तो धर्म युद्ध यानी जिहाद। तो इसने जिहाद का नारा दिया, यानी होली वार, धर्म युद्ध। एक पॉइंट, इसने युद्ध को जिहाद कहा, एक ही बात हो गई। खुद को बुत शिकन कहा। और जो उस टाइम में राजा था जयपाल, हिंदू शाही वंश का, पंजाब का राजा जयपाल, याद रखिएगा, जयपाल को इसने क्या कहा? आप भी जानते हैं। जयपाल को कहा क्या? अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, भगवान का शत्रु। तो जयपाल को देखते हैं, महमूद गजनवी के इतिहासकारों ने क्या घोषित किया और क्या लिखा है? अल्लाह का शत्रु, द इनेमी ऑफ गॉड, भगवान का शत्रु।
तो ये भी पूछा हुआ सवाल है, तो ये याद रखिए। चलिए यहां तक समझ में आ गई। अब बात करते हैं आगे। अब हम देखें अगला पॉइंट जो निकल के आता है। आपसे एक सवाल करेगा, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? जवाब सीधा, धन प्राप्ति, इकोनॉमिक एम, ओनली मनी, वेल्थ, नो पॉलिटिकल टारगेट। कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी, क्षेत्र विस्तार नहीं था, राज पर कब्जा करना नहीं था, नो पॉलिटिकल इशू, ओनली इकोनॉमिक, मनी। ये ध्यान में रखना है, ओनली मनी। अब अगले पॉइंट पर, अब अगला पॉइंट क्या कहता है उस पर गौर करें। तो किसने ये सब किया? ये सब किया। अब है नौ, ठीक है, 1001 में पहला आक्रमण उसने जो किया कश्मीर वाले पार्ट पर, पंजाब पे किया, जयपाल पे। और भी आक्रमण किया, हम देखते हैं। तो अगला आक्रमण कहां किया कोई सवाल नहीं। 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर था, 17वां अटक सिंध में था। ये 17 टोटल आक्रमण किए 1001 से 1027 के बीच में। कुल मथुरा पे भी करता है, नो डाउट, आक्रमण वहां भी किया, मथुरा पे भी किया है, ये ध्यान में रखिए। चलिए अब बात करते हैं हम इसके आक्रमण के संदर्भ में। तो आक्रमण के संदर्भ में जो देखें तो याद करें, कुल 17 आक्रमण, धन प्राप्ति कारण। अब पहला आक्रमण जो है 1001 में पंजाब के हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल को पराजित किया। जयपाल इस बार हार गया, पर उसे बहुत ग्लानि महसूस हुई और उसने अपने शरीर को जिंदा अग्नि में समर्पित किया, यानी आत्मदाह कर लिया, दहन जलना, आत्मदाह कर लिया, और इस तरह से सेल्फ इमोलेशन, आत्मदाह कर लिया। सवाल, महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण 1001, पंजाब, हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल। जयपाल हार गया, क्या किया मालूम है? सवाल, वह भारत का शासक जो महमूद गजनवी से हारने पर आत्मदाह कर लिया, जयपाल। पॉइंट क्लियर। अब आइए अगले पॉइंट पर, 16वां आक्रमण, ध्यान दें, 1025-26 ये माना जाता है। सिंगल अगर डिजिट आए तो 1025 पे लगाएंगे। तो 1025 में हम देखते हैं आज के गुजरात के कठियावाड़ा क्षेत्र के अनहिलवाड़ा प्रोविंस में सोमनाथ मंदिर था, आज भी है। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव का सोमनाथ मंदिर है, अनहिलवाड़ा क्षेत्र है, गुजरात है। और गुजरात का उस वक्त वहां का राजा जो चालुक्य वंश का है, जिसको चालुक्य सोलंकी भी कहते हैं, तो सोलंकी डायनेस्टी कह लीजिए या चालुक्य वंश का सोलंकी राजा, जिसका नाम था भीम फर्स्ट, भीम प्रथम। जब महमूद गजनवी का आक्रमण होने वाला था, इसने डर से गद्दी छोड़ दी और फरार हो गया, अपनी राजधानी से निकल लिया। महमूद गजनवी नो डाउट बहुत लूटपाट किया, मंदिरों को लूटा, मंदिर काहे के खजाने से भरे होते थे, मूर्तियां वगैरह सब, और फिर उसे लूट कर कहते हैं कि 20 दिरहम, 20 लाख दिरहम, 20 लाख दिरहम धन लेकर गया, ऐसा जिक्र है। कितना? 20 लाख दिरहम धन लेके गया, 20 लाख दिरहम। कहते हैं 20 लाख दिरहम धन लेके गया, ये वैल्यू है, लेकिन वजन के हिसाब से देखें तो 80 मन धन 80 ऊंटों पर लेकर गजनी गया, यानी 80 मंथ्स वेल्थ कैरिड ऑन 80 कैमल्स टू गजनी। एक तुकबंदी बनी है, 80 मन धन 80 ऊंटों पर लेके गया, 20 लाख दिरहम ये होगा। अब वहां ले जाकर के अपने मस्जिद के सामने, अपने शहरों में इन मूर्तियों को जूते लात पैर से तोड़ा मारा। सद्दाम हुसैन को भी ऐसे ही करता है वो है, जाने दीजिए, वो कोई इशू नहीं है। इतिहास में इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है, तो ध्यान में रखना है जो भी है। लोगों में अफीम पैदा कर दिया था कि मैं धर्म रक्षक हूं, जिहाद करूंगा, धर्म योद्धा हूं, डैश डैश डैश, तो ये किया।
लेकिन सबका मकसद क्या था? धन। वो सब सोने चांदी क्या थे? धन थे। तो तोड़ तो दिया, पर उसको इकट्ठा करके रख तो लिया, शेप बदल दिया ना। उस मूर्ति से, उस पिक्चर से उसको तकलीफ थी, पर तोड़ तार के उसी सोने को ले लिया। ये चीज है। तो कहने का मतलब ये, धन के मामले में एकमात्र सफल आक्रमण सोमनाथ का था। सोमनाथ 16वां और सफल धन के ख्याल से। 17वां आक्रमण 1027 में सिंध के अटक के पास किया। सिंध में अटक, जो आउट ऑफ पंजाब माना जाता है। ठीक है। और इस तरह से इसके सारे हो। 1030 में मर गया। मरते समय उसको समझ आया, हालांकि अब नहीं समझेगा तो जानबूझ के समझेगा कब। तो उसकी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है, जब वो बीमार पड़ गया आखिरी क्षणों में, तो उसने क्लियर कहा अपने दरबारियों से कि मेरा इलाज बेहतर से बेहतर डॉक्टर से करवाओ, वर्ल्ड फेमस। तो क्यों जनाब? तो जनाब वो हमें बचा नहीं सकता, मौत आनी है आएगी, बचा नहीं, फिर भी कराओ। फिर कहा कि मेरे जो धन है, मेरे मरने के बाद आवाम में बांटना, क्योंकि हमने बहुत लूटपाट की, बहुत लोगों को सताया, ये धन जाने वाला नहीं है मेरे साथ, न मेरे काम आना है, बांट देना। और तीसरा कहा कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ जनाजे से लटका देना बाहर। क्यों जनाब? तो इसलिए कि आवाम देखे कि जितना हमने लोगों को दुख दर्द तरपाया, लूटा है, और ये धन मेरे साथ नहीं जा रहा है, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं, तो मैं तो बेवकूफ निकला, जनता सबक ले लेगी। जनाब, ये तीन बातें इसी के लिए है, गजनवी के लिए। और किताब में भी है, ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग के 11th क्लास के सिलेबस में भी है ये स्टोरी। याद रखिएगा, इसे फेसबुक पर लोग चला रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से। बताइए, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से, तो क्या करेगा बेवकूफ को? वो गलत है। तो ये गजनवी का, यहां तक समझ में आ गई बात? अंडरस्टैंडिंग है? तो गजनवी ये हुआ। अब आइए, महमूद गजनवी की सारी बातें हो गई, ठीक है ना। अब इन शॉर्ट फॉर्म में लिखने की बात। शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के संदर्भ में बात करते हैं बेटा, तो ये देखिए, अब महमूद गजनवी के लिए क्लियर है। देखेंगे हम, यामनी वंश, फादर कौन है? शुभुक्तगीन। शुभुक्तगीन। अब टाइटल पे देखें, सुल्तान। दूसरा, बुत शिकन, बेटा जिसको हम बोलेंगे मूर्ति भंजक। और तीसरा, यामिनी दौला, बुत शिकन, सुल्तान। बताया था ना, सुल्तान एज ए फर्स्ट इस्लामी कैपिटल गजनी इन अफगानिस्तान। फर्स्ट सॉवरेन सुल्तान है, फर्स्ट सॉवरेन किंग इस्लाम का, याद रखिएगा। अब आता है इसका, इन हिज कोर्ट। अब इसके दरबार में कौन कौन है?
फिरदौसी है, रोट शाहनामा पर्शियन में, पर्शियन भाषा में शाहनामा लिखा। ये हिस्टोरियन था, उतबी है, बैहाकी है, अदर्स उतबी, बैहाकी। अब अगला जो पॉइंट आता है बेटा, अबाउट अल बैरूनी। अब हम अल बरूनी के बारे में बात करेंगे। अल बरूनी का देखें तो हम देखते हैं क्या है ये, भूगोलवेत्ता, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री एवं अरबी भाषाविद, यानी अरबी भाषा का विद्वान। समरकंद, उज्बेकिस्तान का रहने वाला, सेंट्रल एशिया। विजिट तो नहीं बोलेंगे, केम टू इंडिया विद गजनवी, इवन विजिट वाराणसी, लर्न संस्कृत फ्रॉम पंडित्स ऑफ वाराणसी, वाराणसी के पंडितों से संस्कृत सीखा। wrote book on India, और बुक का नाम क्या था बेटा, तहकीकात-ए-हिंद। इसी का बेटा दूसरा नाम क्या हो जाएगा, किताब उल हिंद। हिंदी में इसे क्या लिख देगा, भारत की खोज। भाषा क्या थी, अरबी। ये हमारा अल बरूनी खत्म हुआ, जो गजनवी के साथ आया। गजनवी का दरबार खत्म हो गया, गजनवी का इंट्रोडक्शन आ गया। अब गजनवी का आगे, इसको फ्री करिए, ठीक है, ओके। अब देखते हैं गजनवी की सेना में, गजनवी के सेना में दो हिंदू भारतीय अधिकारी, यानी सेनापति,
एक तिलक और एक सेवेंद। हॉट क्वेश्चन है। महमूद गजनवी की सेना में हिंदू अधिकारी जो सेनापति था, क्या नाम था? सेवंद और तिलक। वेरी हॉट क्वेश्चन। तिलक और सेवंद, ये ध्यान रखना है। चलिए अब महमूद गजनवी का देखते हैं। ऑब्जेक्ट टू अटैक ऑन इंडिया इकोनॉमी, यानी धन प्राप्ति। ओनली, केवल धन प्राप्ति, ये नहीं कि दोनों, धन प्राप्ति। टोटल अटैक 17 times ड्यूरिंग 1001 से लेके 1027। ठीक है, ये ध्यान रखना। वार को इसने क्या कहा? जिहाद, यानी होली वार, यानी धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का। अब अगले पॉइंट पर आइए। ठीक है, तो धर्म युद्ध कहा। 1 सेकेंड बेटा। हेलो। हाँ बेटा, क्या? हाँ बोलो बेटा। हाँ, तो बात हो रही थी बेटा हिंदू शाही वंश के सरहिंद का, सरहिंद मतलब बेटा पंजाब, हिंद का शासक को
गजनवी के इतिहासकार ने, ठीक है, अल्लाह या भगवान का शत्रु घोषित किया। याद रहे, यही पूछेगा ये चीजें किसको। एक तो ये बात हो गई। अब इसके युद्ध के 3 पड़ाव को देखेंगे, बस 3 पड़ाव। अब देखते हैं वॉर। फर्स्ट, तो फर्स्ट कहां था बेटा? 1001 एडी विद जयपाल जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। कहानी हमने आपको बता दिया है। 16 1025-26 पर इस पे फोकस रखिएगा। एडी ऑन सोमनाथ टेम्पल, महादेव का है। अब सोमनाथ टेम्पल के बारे में देखें। क्षेत्र कहां है? अनहिल, वाड़ा, गुजरात। किंग वॉज भीम फर्स्ट ऑफ चालुक्य सोलंकी ruler who fled away, जो भाग खड़ा हुआ था। नाम भीम था, उससे क्या, पर फ्लीड अवे, भाग खड़ा हुआ। तो ये ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं यहां जो धन लूटा गया उसके संदर्भ में बात आएगी। नीचे जगह की कमी है, इसको 16वें को हम और यहां लाके दिखा रहे हैं। क्या हुआ? 20 लाख दिरहम। दिरहम क्या होती थी? मुद्रा होती थी की प्राप्ति, यानी लूट। अर्थात 80 मन धन, 80 ऊंटों पर लेकर गजनी गया। ठीक है ना, ये ध्यान में रखें। और अब है 17th अटैक, 1027 अटक। कहा? सिंध। ठीक है, ये था बेटा। महमूद गजनवी फिनिश्ड, नो नीड, अब इसका कोई सवाल नहीं, याद रखिए। तो महमूद गजनवी के बारे में आपने देख लिया। तो अटक पे, सिंध पे आखिरी था बेटा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, सवाल जो मैंने बता दिया उसी के दायरे में आएगा कि जब सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था उस वक्त वहां का शासक कौन था? भीम फर्स्ट था, चालुक्य सोलंकी राजा था। ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए। 17वां आक्रमण कहां हुआ? पहला कहां हुआ? ये पूछेगा। तो ये है आपका। ठीक है,
अच्छा, अब एक चीज़ और, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जस्ट ए ब्रेक ऑफ 3 और 4 मिनट। क्या? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के लिए तैयार हो जाइए, अब उसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 3-4 मिनट का ब्रेक लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं।
चलिए बेटा, नेक्स्ट हम लोग गौरी पे बात करते हैं। एक टाइटल डालते हैं, ठीक है। जो तीसरा है वो है भारत पर, या उत्तर भारत कर दीजिए, एक ही बात है। पर महमूद गोरी का आक्रमण, और इसे हम देखें तो 1175 से 1206, यही हम करें। अब हम इस व्यक्ति का नाम जरा लिख रहे हैं ताकि परिचय हो सके, ठीक है। नेम, सिहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन साम, अल गौरी उर्फ मोहम्मद गौरी। इधर गौर, अफगानिस्तान, डायनेस्टी, सन्स बनी, his big brother, Alauddin, known जहाँ shows his big brother Ghiyasuddin was Sultan of Ghazni, who appointed to Gori governor of Gor. अब हमारे पास बेटा गोरी की कहानी है, ध्यान देना है। उत्तर भारत पर महमूद गोरी का आक्रमण 1175 से शुरू होकर 1206, जिसे आप मोहम्मद गोरी या महमूद गोरी कहते हैं ना, इसका पूरा नाम यह है शिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम अल महमूद गौरी
उर्फ मोहम्मद गौरी। तो यहां पे जो है शब्द यहां पे ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इस शख्स का ये पूरा नाम है, याद रख लीजिए, ये आईएएस में पीसीएस में आ चुका है। मोहम्मद गौरी शॉर्ट में कहते हैं, गोर के था तो गौरी कहलाया, मोहम्मद कहलाया। तो शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन ये नाम है। मोहम्मद बिन शाम ये फादर का नाम है, फादर का। अल महमूद गौरी यानी इसका बेटा, अल मतलब का, तो यानी मोहम्मद बिन शाम का बेटा महमूद गौरी, ये मतलब है। ये पूरा नाम है। कहां से बिलोंग करता था? गोर से। और गोर कहां है? ये भी अफगानिस्तान में। इसके वंश का क्या नाम था? संशबनी। सल्जूक लोग थे, ये सल्जूक कबीले से थे। सल्जूक कबीले से थे। शंसबनी जो है डायनेस्टी थी। इसका एक बड़ा भाई था अलाउद्दीन शाह। इसका बड़ा भाई था अलाउद्दीन शाह, जिसने गजनी पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। और गजनी पर आक्रमण किया, कब्जा किया, तो ऑलरेडी गोरी साथ है, बड़ा भाई है, वो गजनी का शासक बना। और गोर का क्षेत्र, इसको बोला कि लड़ाई करो, सेनापति रहो, गवर्नर रहो। लेकिन अलाउद्दीन शाह जो था, पूरे गजनी में आग लगा दिया था, जैसे बगदादी ने लगा दिया सीरिया में, इराक में। तो उसे लोगों ने नाम दिया जहां शोज। जहां मतलब विश्व, सोज मतलब जलाना, विश्व को जला देने वाला, पूरी गजनी को जला दिया, जहां शोज, जैसे बगदादी। समझ आइए, जहां शोज, याद रखिएगा इस बात को। तो याद रखिएगा, इसे कहा गया है जहां शोज। ये आया हुआ सवाल है। अब क्या होता है, अलाउद्दीन समय एक साथ डेथ कर जाता है, तो उसके बाद जो है अगला शासक बनता है। उसके बाद फिर एक अगला शासक है, भाई है, अलाउद्दीन का भाई है, जिसका नाम है गियासुद्दीन। गियासुद्दीन जो है गोर का गवर्नर विधिवत रूप से अपने चचेरे भाई गोरी को अपॉइंट किया। तो एक्चुअली देखिए, बड़ा भाई था अलाउद्दीन, जो जहां सोच के नाम से जाना जाता था, और दूसरा एक भाई हुआ गियासुद्दीन, जो सुल्तान था, ठीक है, गजनी का। ये गजनी शब्द लिखा है, गजनी का। और इसी ने जो है अपने भाई गोरी को, जो चचेरा भाई है, गवर्नर बनाया गोर का। इसका सीधा सा अर्थ है, यह एक स्वतंत्र शासक नहीं था गोरी, यह अपने भाई गियासुद्दीन के अधीन गोर प्रांत का गवर्नर था। गोर प्रांत का गवर्नर था, पर स्वतंत्र रूप से शासन करता था। राजधानी भी आप कहेंगे उसका गोर ही है। स्वतंत्र शासक नहीं है, लेकिन स्वतंत्र रूप से शासन करता था, यह मतलब है। और इसका भाई गजनी का शासक था गियासुद्दीन। गियासुद्दीन ने खलीफाओं के अन्य योद्धाओं के खिलाफ कई युद्ध लड़े, नॉर्दर्न वेस्टर्न में, पर एक भी युद्ध में सफलता ढंग से हासिल नहीं हुई। गौर फरमाइएगा, गियासुद्दीन और गोरी ने कई युद्ध लड़े, कहां? वेस्टर्न एशिया में, नॉर्दर्न वेस्टर्न एशिया में, बट नॉट ए सिंगल वॉर दैट अचीव्ड। पैसा खर्च हुआ, हानि हुई, ना कोई प्रॉफिट हुआ, ना कोई युद्ध, ना कोई क्षेत्र। तब इसने अपना ध्यान पूरब, भारत की ओर दिया। समझ में आई बात? तब इसका ध्यान किधर गया? भारत की ओर। तो भारत में रुख करने का कारण क्या था? पश्चिम में सफलता हासिल नहीं हुई, तो पूरब की ओर रुख किया। ठीक है, अब आइए, अब हम बात करते हैं गौरी के संदर्भ में। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, गौरी के सिक्के पर यह भी लिखा हुआ है, जब अजमेर के चौहान को हराएगा और वहां का जो सिक्का है, जिसे योधेय कहा जाएगा, उस सिक्के पर एक तरफ लक्ष्मी के चित्र और वो बने रहने दिया, और दूसरी तरफ अपना नाम मोहम्मद बिन शाम खुदवा दिया। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो याद रखिएगा, इसका पूरा नाम जानना जरूरी है। अब आइए, कौन सी डायनेस्टी का है, कहां का था? गोर का था। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर इसका हम थोड़ा मिटाना है।
अब अगला पॉइंट क्या बनता है उस पर गौर फरमाइए। अब पहले ये देख लेते हैं गोरी के 3 गुलाम, ठीक है ना, स्लेव्स ऑफ गोरी। 3 स्लेव्स का जिक्र है, याद रखना जरूरी है। क्या? एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। दूसरा है आपका कुबाचा। तीसरा यल्दोज, ठीक है। एक सेनापति है जिसका नाम है बख्तियारुद्दीन, ठीक है। कुतुबुद्दीन खिलजी, इसी को शॉर्ट में कहते हैं बख्तियार खलजी या खिलजी, शॉर्ट में यही कहते हैं। ये एक सेनापति है, ध्यान रखो, कुबाचा यल्दोज। अब देखिए इसका नाम क्या है, मुइजुद्दीन। तो मुइज्जू पे ध्यान दीजिए। इन तीनों को क्या कहते हैं आप, मुइज्जी गुलाम। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी के कई गुलाम थे, उनमें से 3 गुलामों की चर्चा जरूरी होती है क्योंकि इसी गुलामों के बल पर यह अपना इतिहास रचेगा। इनमें से एक गुलाम का जो नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में करेगा। तो एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला पॉइंट। दूसरा है कुबाचा और तीसरा है यल्दोज। एक और था गुलाम जांबाज, पर उसका बेटा फेमस हुआ। तो बेटा गुलाम नहीं था, उस शख्स का नाम है बख्तियारुद्दीन कुतुबुद्दीन खिलजी, ठीक है ना। तो याद रखिए पूरा नाम कुतुबुद्दीन, अच्छा उल्टा मैंने लिख दिया, कुतुबुद्दीन बख्तियारुद्दीन खिलजी, ये याद रखिएगा। आप बख्तियार पहले मत लिखिएगा, पहले लिखिएगा कुतुबुद्दीन बख्तियारुद्दीन खिलजी, वो नाम बदल गया है, लिख लीजिएगा। पर ध्यान दीजिए ये फेमस हुआ किस नाम से, बख्तियार खिलजी के नाम से। इसके नाम पर बख्तियारपुर एक रेलवे स्टेशन है और एक छोटा शहर है पटना और बाढ़ के बीच में बिहार में, बख्तियारपुर। बहुत खतरनाक जगह है आज भी वो, याद रखिएगा। स्लेव ऑफ गोरी 3 थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और यल्दोज। तीनों को इसके नाम पर, मुइज्जी के नाम पर कहते हैं मुइज्जी स्लेव्स, मुइज्जी गुलाम। जब आप मुइज्जी गुलाम कहते हैं तो इन तीनों का नाम लेना है। और ऐसे ही गोरी का एक सेनापति है बख्तियार खिलजी। ये बंगाल जीतेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो झारखंड का क्षेत्र है, यानी बनारस से लेकर के लखनऊ बंगाल तक यही जीतेगा, बनारस से बंगाल तक। इसलिए इंपॉर्टेंट यही है जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करेगा, विक्रमशिला उदंतपुरी को बर्बाद करेगा, यही है वो। चलिए, तो इसके बारे में समझ में आ गया। अब एक और चीजें हम जानेंगे इसके बारे में, गौरी के बारे में। इसको मिटा देता हूं बेटा। अब हम देखते हैं इस शख्स के साथ along with Gori, Sufi saint ख्वाजा शेख
मोइनुद्दीन चिश्ती यानी मियाँ या ख्वाजा, ख्वाजा कह देते हैं लोग जनरली, ख्वाजा गरीब नवाज, ठीक है, came to India and settled down at अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ, where on his death anniversary celebrate उर्स का मेला, he is considered founder of Sufism and Chishti silsila in India. Important question जो मैंने लिखा वो पढ़ देता हूं. Along with गौरी, सूफी संत ख्वाजा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, जिसको ख्वाजा गरीब नवाज भी कहते हैं ब्रैकेट में, केम टू इंडिया, भारत आए, एंड सेटल डाउन एट अजमेर शरीफ, और राजस्थान के अजमेर शरीफ में बस गए, जो अजमेर में ही है 10-20 किलोमीटर दूर. वेयर ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट उर्स का मेला, जहां पर आज भी उनके मृत्यु दिवस पुण्यतिथि पर उर्स का मेला लगता है. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती considered founder of Sufism and Chishti सिलसिला in India. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में, याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में सूफी भक्ति आंदोलन या सूफी संतों में देखें तो प्रथम थे. तो भारत में पहला सूफी संत यही है और सूफियों के संस्थापक भारत में यही हैं. तो फर्स्ट सूफी सेंट हुए, इसीलिए इनको कहते हैं फाउंडर ऑफ सूफिज्म इन इंडिया. भारत में सूफीवाद का जनक, संस्थापक इन्हें ही माना जाता है. सूफियों में कई संप्रदाय होते हैं, सिलसिला होता है. सिलसिला क्या होता है तो जरा देखिए, चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदिया, रोशनिया, कादरिया, हनीफी और ऐसे ढेर सारे हैं. समझ में आई बात? तो याद रखिएगा ये कौन से हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती सिलसिले के हुए. तो ये पूछेगा भारत में सूफियों के चिश्ती सिलसिले का फाउंडर यही है, भारत में सूफीवाद का फाउंडर यही है, भारत के पहले सूफी संत यही हैं. किनको ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? यही है. अजमेर शरीफ में किसकी दरगाह है, मजार है? इन्हीं की है. किसके मृत्यु दिवस पर उर्स का मेला लगता है? यही है. ये किसके साथ आए? गौरी के साथ आए. कहां बस गए? अजमेर शरीफ में बस गए. समझ में आ गई बात? सारा ठोक दीजिएगा इन्हीं पर. इनकी जो आज दरगाह है बेटा, मेला लगता है, क्यों लगता है ध्यान देना है. सूफियों में जैसे हमारे भक्त संत होते हैं, तो भक्त रैदास हो, कबीर हो, सूरदास हो, खुद को आत्मा
और भगवान को परमात्मा मानते हैं, और दोनों के बीच के संबंध को इतना अट्रैक्टिव बनाने के लिए सिंबॉलिकली उसे प्रेमी, लवर, और खुद को प्रेमिका मानते हैं, खसम मानते हैं, ठीक है ना, मासूक मानते हैं, खुद को मासूका मानते हैं। समझा? ठीक ऐसे ही सूफियों में भी है। सूफी संत खुद को स्त्री यानी प्रेमिका मानते हैं और अल्लाह को प्रेमी। तो जब ये शरीर मर जाएगा, आत्मा उसी परमात्मा में मिल जाएगा जाके, तो मेरा मिलन हो गया। और प्यार तो आत्मा के स्तर पे है, शरीर के स्तर पे नहीं, क्योंकि आत्मा को ही किसी लड़की की जरूरत होती है, लड़के की जरूरत होती है, माँ को जरूरत होती है, पिता को जरूरत होती है, इन एवरीथिंग। प्रोसेस कार्नेल होता है, शारीरिक प्रोसेस होता है, लेकिन आत्मा ही स्वच्छ बिंदु है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जब आप परमात्मा के साथ जाके मिल जाते हैं तो ये सुख का पल है। तो डेथ पर ये मेला लगता है, सुख की बात है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। हमारे सैनिक जो शहीद होते हैं युद्ध के मैदान में, तो क्या कहते हैं? स्वर्ग गया है, शहीद हुआ है, भारत का वीर है, और सैल्यूट देते हैं, खुशी महसूस होती है, फक्र महसूस होता है, ये चीज़ है। तो ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये हुए फाउंडर में सूफी संत के प्रथम हुए, और ये सब इनके में जिक्र आ जाता है। तो ये पार्ट हो गया, गौरी का बैकग्राउंड देख लिया। अब गौरी का आक्रमण देखना है, गौरी के 3 गुलामों का जिक्र देख लिया, ठीक है। अब गौरी के लिए एक क्वेश्चन के साथ हाँ फिनिश करेंगे। ये इसको फ्री कर दीजिए। गौरी consider first Muslim ruler who ruled on a part of India। ये नहीं होगा तो नॉर्थ इंडिया, ये नहीं होगा तो इंडिया होगा, ठीक है। कहने का मतलब है मोहम्मद गौरी को यह माना गया है कि भारत पर शासन करने वाला, भारत के किसी भाग पर शासन करने वाला, या उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र पर या उत्तर भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक। तो जवाब दीजिएगा गौरी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत इसकी नहीं है, दिल्ली सल्तनत इसके मरने के बाद इसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया। तो इसके गुलाम भी शासन करते रहे भारत पर, यह ध्यान में रखिएगा, गुलाम भी शासन करते रहे भारत पर। तो कुल मिला के जो बात बनी वो ये कि यह पहला मुसलमान शासक है जिसने भारत पर शासन किया किसी पार्ट पर। इसलिए याद रखिएगा ऑब्जेक्ट टू अटैक ऑन इंडिया। अब आपसे पूछता है गौरी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? पॉलिटिकल। यानी राज्य प्राप्ति। तो इसका भारत पर आक्रमण का उद्देश्य राज्य प्राप्ति था, ना कि धन प्राप्ति। तो एक पॉइंट तो यह हो गया, राज्य प्राप्ति था। दूसरे पॉइंट पर आइए, राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से ही यह काम कर रहा था। क्यों? पश्चिम में जा नहीं सकता, और वो एक अधीन गवर्नर था, स्वतंत्र रूप से शासन करता था पर अधीन था। इसे अपना राज्य कायम करना था, इसलिए अपने राज्य के तौर पर यह भारत पर आया, और इसलिए उसके लिए एग्जिस्टेंस की लड़ाई थी, अस्तित्व की लड़ाई थी, और जी जान से लड़ा, और भारत के एक बड़े क्षेत्र पर राज किया। अपने गुलामों के माध्यम से शासन चलाता था। ही रूल्ड, ठीक है, ऑन द असिस्टेंस, विद असिस्टेंस ऑफ हिज स्लेव्स। तो इतना ध्यान रखिएगा, इसके आगे आज बढ़ने की स्थिति नहीं दिखती, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए, तो आज इतने ही पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।